मैंने सर पेज नंबर 309 है। क्वेश्चन नंबर 13 हो रहा था। रिवाइज कर लें क्या कर रहे थे? अभी 1 साल हुआ था, 1 साल रहता है। देख लें क्या कर रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है। क्वेश्चन मेरा होमवर्क भी कहा था, उसमें रिकंसिलिएशन में एक मसला है, वो जरा मेरा कल डिस्कस करते हैं, जरा कल तक कर लीजिएगा, आज कल इसको टाइम होगा। ये तो कंफ्यूजन तो नहीं सर? 12 भाई इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करूंगा। जिन्होंने नहीं किया कंप्लीट कर लिया। उसमें एक रिकंसिलिएशन में एक अमाउंट से रिकंसाइल नहीं हो रही, उसकी रीजन जरा इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करते हैं। जी सर, नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज करें, डेट्स बताएं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। जी सर, ये डेट बताइए। 1 जनवरी 10 पे क्या होना है? शुरू हो जाए सर, शुरू हो जाए। दूसरा रेंटल एडवांस में मिलना, कैश डेबिट and rental income credit। कितने से सर? फिगर्स कैलकुलेट हुई वो फर्स्ट 95% 38 लाख बना। पैसे एडवांस में रिसीव हो रहे हैं और फिर एंड में इनकम बन रहा है। नेक्स्ट डेट से लिखे हैं। क्या एंट्री करेंगे सर? डेप्रिसिएशन चला, पहले डेप्रिसिएशन करें। लेसर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? जाने दें यार, ऑपरेटिंग लीज है, लेसर ही की बुक्स में एसेट है, सेम रहेगी शायद अमाउंट। 2 मिलियन थी, 2.5 मिलियन। सेम डेट दोबारा लिख के एंट्री सुना जरा। इसका सर तरीका ये है कि सबसे पहले आपने डिसाइड ही करना है कि इनकम कितनी बननी है। तो रेंट इनकम जब वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेट होगी भी है, अगर अनइक्वल रेंटल्स हो तो फिगर बताएं कितनी। 3803 देन जरा ढूंढे क्या कितना अर्नड है भी, पैसे कितने मिले हैं। हाँ जी, पहले पहले एक ओपनिंग बैलेंस भी है तो इसको साथ रखना पड़ना है। पिछले साल से शुरू करें जरा। पहली इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे मिले थे? 4 मिलियन में से कितनी इनकम बनी थी? कैलकुलेट करें डिफरेंस।
ये क्लोजिंग अनअर्न्ड होगा लास्ट ईयर एंड पे, फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेगा, 38 लाख फर्दर ऐड होगा। तो क्या 3803 के अगेंस्ट अनअर्न्ड इनकम डेबिट हो सकती है? और क्या अभी भी अनअर्न्ड इनकम बनेगी, बचेगी सर? इसका करें जरा साथ में इसके, इस एंट्री के साथ एक अनअर्न्ड इनकम का लेजर बनाए पिछले साल से करंट ईयर में लेके आए। अनअर्न्ड रेंटल इनकम, फर्स्ट से स्टार्ट करें। 1 जनवरी 9 कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट, अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी अकाउंट है सर 3803 333, लास्ट ईयर बैलेंस हुआ 196,667, ये ओपनिंग बना। फर्दर कैश रिसीव हुआ, कैश डेबिट 38 लाख अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट, तो पैसे मिलने से एडवांस में लायबिलिटी बढ़ती जा रही है और इनकम अर्न होने से लायबिलिटी कम होती जा रही है। तो फाइनली यहाँ तक सीडी बनेगा, नहीं 193,333। सर कैसे जा रहा मैच सर? ड्रॉ की तरफ जा रहा है। फाइंड अप करें सर, क्लियर है सर? लास्ट ईयर भी कंप्लीट करना जरा एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि क्या ये डिफरेंस चलता ही रहेगा या इससे खत्म हो जाना। ये वैसे डिफरेंस आ क्यों रहा है, किसको पता? हाँ जी, पैसे जो रिसीव हो रहे हैं उसको हम जरा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बस कन्वर्ट कर दिए, तो जैसे ये लीस्ट टर्म एंड होगी ये जीरो हो जाएगा, चेक करें जरा, सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। 1 जनवरी 11 पे फर्दर पैसे मिलेंगे, कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, रेंटल्स की जो अमाउंट है वो एग्रीमेंट के मुताबिक 95% कम होके 3610 हो गया। फाइंड अप करने दो, कोशिश करेंगे ये तो खुद से देखो। Depreciation should remain same on the basis of useful life. साजरा लेजर भी कंप्लीट कर लीजिएगा लास्ट में। तो अगर ऑपरेटिंग लीज में अनइक्वल रेंटल्स हैं 11, तो आपने इनकम जो है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कन्वर्ट कर लेंगे। अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट एंड रेंट इनकम क्रेडिट 3803,
वो जरा पता कर लो आईडी वाला या थोड़ी देर ट्रैक पता कर लो। ओके है सर, लेजर फाइनल हो गया सर। डिस्क्लोजर बनवाया सर एक डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेटिंग लीज। इन द बुक्स ऑफ लेसर, इस क्वेश्चन के तरह इर्द गिर्द ढूंढना जरा डिस्क्लोजर बनना क्या क्या फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ रिक्वायर्ड एसेट नहीं है, फॉर एग्जांपल ईयर एंड है, 31st ईयर एंड का बनेगा 31st दिसंबर 9 के एंड पे बनवाएं, हेडिंग लिखें डिस्क्लोजर ऑफ ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। ऑपरेटिंग लीज का वर्ड ही नहीं इस्तेमाल करना लेसी ने, उसके लिए बस वो दो लफ्ज है, इसका लेसी को पता ही नहीं इन लफ्जों का। लेसी सिर्फ ये देखेगा शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट लीज है, वरना वो हर लीज को राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी। ये टर्मिनोलॉजी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज किससे रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ लेसर से रिलेटेड। उसने डिसीजन लेना है कि क्या शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट लीज तो नहीं है, इन दैट केस वो एक्सेप्शन अप्लाई कर सकता है, वरना उसने हर लीज को कैपिटलाइज करना। जी सर जी, क्या बनना है इसमें सर? स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बस हेडिंग लिखे आगे चले, या आप खुद बनाइएगा, इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो। स्केड्यूल बनाना था, स्केड्यूल बनाना आता है सर, अगर नहीं आता इंशाल्लाह आ जाएगा। हेडिंग बोल दें दो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, इसके लिए थोड़ी स्पेस रखना है, घर से गिरेगा। मैच्योरिटी एनालिसिस बनवा दो, मैच्योरिटी एनालिसिस की जो हेडिंग है वर्ड में पूरा करवा दो क्या होता है। हाँ जी, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। ये हेडिंग लिख के जरा काइंडली वो जो डिसीजन हुआ था कि ऑपरेटिंग लीज डिस्कशन में चला जाए, यहाँ डिसाइड हुआ था कि ये लीज ऑपरेटिंग है, अपने 5 पॉइंट्स लिख के नो किया था, उसमें जरा 4th पॉइंट पे आ जाए। वर्किंग हुई भी असल में इसलिए कह रहा हूँ, रेंटर्स का ब्रेकअप बना वैसे? अब ये रेंटर्स का ब्रेकअप बनाना है, किस डेट पे खड़े हैं आप? ऑनवर्ड चलना है सर। लेस देन 1 ईयर में कौन से वाले साल का रेंटल आ जाएगा? 2010 वाला कितना रेंटल आ जाएगा? 3.8 मिलियन। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी? 1 to 2 ईयर्स में कौन सा वाला साल आएगा? ऑनवर्ड चलना है, 9 से आगे 10 और 11 है, और सिंपली रेंटल्स लिखना है। 1 to 2 ईयर्स में 3.61 आ जाना है, और इसका सम करना ऑन टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट। 7.41 मिलियन। समझ आ गई प्लीज? कहाँ से ऑनवर्ड्स बस चलना है, जिस डेट पे खड़े वहां से आगे सोचना, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, बाकी सारी वर्डिंग्स वही है।
मैं क्या था मुझे देना ना क्या चले एक नजर पड़ा दूसरा वो भी जरा क्रेडिट कार्ड वाला भी हो गया था टेस्ट ये हो गया सर अगर यही डिस्प्ले 31 नंबर 10 पे इस हेडिंग में आ जाएगी सर फिगर लेस देन 1 ईयर में कौन सी अमाउंट आएगी ठीक है सर नैरेटिव पैराग्राफ भी खुद लिखना entity has entered into an operating lease agreement lease term ठीक है ये खुद से लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 इतना तो मैं लिखना चाहिए हमेशा लिख लेते हैं यार घर के लिए क्या हो क्वेश्चन कौन सा नेक्स्ट 14 देखना आज थोड़ी सी इसकी वर्किंग ग्रोथ है अभी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं एनुअल की ब्रेक क्वार्टरली सेमी एनुअली मंथली सब कुछ हो सकते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट 40 मिलियन पेज नंबर बता दो ये 310 कॉस्ट ऑफ एसेट इज 40 मिलियन ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज यूजफुल लाइफ लीज टर्म 10 years 3 years semi annual rentals in advance 5 million bracket to be increased by 5% annually 5% annually semi annual rental है लेकिन increase होने 5% annually requirement journal entries भी हैं और disclosures भी हैं financial statements of lesser आ जाए वर्किंग शुरू करें journal entries for the year ended 31st December 9 ये कॉन्सेप्ट सारा वही है करनी जो पिछले क्वेश्चन में था तो करवाएं जरा करनी सबसे पहले क्या करें हाँ जी बिल्कुल ठीक है सबसे पहले तो ये डिसीजन लें कि फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज है फर्स्ट डेट है 1 जनवरी 1 जुलाई सॉरी एग्रीमेंट मिडिल ऑफ द ईयर है जी बोलना शुरू करें 5 कंडीशंस ध्यान में लाएं एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एनी परचेज ऑप्शन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है नेक्स्ट लीज टर्म कवर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ढूंढना लीज टर्म अब नो की बजाय थोड़ा सा सेंटेंस बना देना लीज टर्म डज नॉट कवर lease term does not cover major part of economic life major part of economic life हाँ जी इसकी वर्किंग कर देना 10 divided by 3 या 3 divided by 3 lease term covers major part doesn't cover major part of economic life 30% कवर हो रहा है एटलीस्ट कितने परसेंट होना चाहिए present value of lease payments
नहीं ये बड़ा वर्किंग करनी चाहिए जरा, इसमें जरा फिर रिवाइज भी कर लीजिएगा सही है। इसके रेंटल्स इकट्ठे करवाएं इस डाटा में से, डेट वाइज जरा रेंटल्स इकट्ठे करें, कैलकुलेटर पकड़े रेंटल्स कितने बनेंगे, रेंटल्स 6 हो जाएंगे, सेमी एनुअल है, 3 साल लीज टर्म है, और इंक्रीज भी आना है, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। 1 जुलाई 9 क्या रेंटल होगा 5 मिलियन। नेक्स्ट डेट बोला 1 जनवरी, अब 1 जुलाई 1 जनवरी एडवांस में, 1 जनवरी 10 5% इंक्रीज आएगा सर, वो एनुअल आना है, एनुअल आना है। तो अभी ये सेकंड सेमी एनुअल का रेंटल एडवांस में, मतलब 1 साल कब खत्म होगा 30 जून 10 पे, तो एनुअली इंक्रीज आना। नेक्स्ट रेंटल की डेट होगी 1 जुलाई 10, इसमें आएगा इंक्रीज। हाँ जी, अभी 5 मिलियन, अब इंटू 5% करके प्लस भी कर सकते हैं, इंटू 1 पॉइंट लेकिन 0.5 कर सकते हैं, 5 नहीं 50% ही 5%, तो देखें कि जैसे करना। ये समझ आ गया प्लीज, एनुअल इंक्रीज है, बाकी बनाए जरा। प्लीज उबैद को तंग नहीं करें, उबैद इस वक्त पढ़ने के मोड में है, तो पढ़ाई के दौरान डिस्टर्बेंस अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे बुरी आवाज लग रही है मेरी, तंग कर रहा हूँ ना, सीधी सी बात है। खामोशी में पढ़ने का आदी है मिस्टर उबैद। जी 5 to 50 ठीक है। नेक्स्ट वन, तो इंक्रीज बड़ा जो है ना एनुअल बताइए, एनुअल है और इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है। तो 1 जुलाई 11 पे जो फाइनली नेक्स्ट रेंटल होगा इंटू 1.05 55 जी मिस्टर मायू क्या हमारा 5512 कहाँ रुक जाएंगे कौन सी डेट 1 जनवरी 12 पे क्यों रुक रहे हैं, अभी तो 2.5 साल हुए हैं, अभी 2 years 2.5 year हुआ है, देख लें गिन के देखने चाहे। ये जो लास्ट रेंटल है किस डेट तक का रेंटल है, कहां से कहां तक का है, ये 1 जनवरी 12 को पे होगा, 30 जून 12 तक का है, असल में एडवांस में रेंटल तो चाहिए जी रेंटल्स टोटल करें इसका 3152500। अब जरा जो पिछला क्वेश्चन किया था वो उसका डाटा निकालें और जरा खुद से कंक्लूड कर लें जरा वहां क्या बहस हुई थी। यकीन अभी ये लीज रेंटल्स हैं, हाँ जी, उस उधर से भी कंपेयर करके जरा फाइनल कर लें, क्या हमें किसी रेट के ढूंढने की जरूरत है, वजह फाइनल करें, लिख के जरा फाइनल करें। इन रेंटल्स की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फेयर वैल्यू ऑलरेडी कितने परसेंट है और प्रेजेंट वैल्यू अगर लेंगे तो उससे कम ही होना है। As the rentals are these rentals are already ये ऑलरेडी कितने वर्किंग कैसे करूं सर, डिवाइडेड बाय 40 मिलियन ऑलरेडी जो है 79 समथिंग परसेंट बनते हैं, 79 यानी 78 पॉइंट
81%। तो कम से कम ये कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए और मोर। Therefore, no need of any present value. ये नोटेड है सर? लास्ट वन, no information of specialized asset. Conclude. Lease is an operating lease. ये डिसीजन ऑफ फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज लेसी का नहीं है, सिर्फ लेसर की स्टोरी। चलो सर एंट्री शुरू करें। 1 जुलाई 9 पे रुकने की वजह, फर्स्ट जुलाई 9 एसेट नहीं खरीदना यार, वो ठीक है ना खरीदे, लेकिन ध्यान में रखें एसेट है उसकी बुक्स में और उसी की बुक्स में रहना है। डेप्रिसिएशन के एंगल से जरूर ध्यान में रखें। ये रेंडर से शुरू करें। 1 जुलाई 9 पैसे कितने आ रहे हैं? रेंटल साथ साथ ध्यान में रखने, डबल एंट्री पूरी हो जाएगी। अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट बाय ₹5 million। नाना प्लीज, अब सोचते रहे करवाते रहे। 31 दिसंबर 2009 पे रुकने की वजह, ये रेंट भी बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेना पहले। अब इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है मेरा ख्याल है, हमें बताएं फिर क्या करना चाहिए। नहीं अब हमें नहीं पता एसेट कब है, तो लीज टर्म से शुरू करें। बाकी डेफिनेटली बेस क्या बननी है पढ़ें जरा। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब कितने मंथ्स की चार्ज करें? यकीनन इंफॉर्मेशन हो तो लेसर के पास एसेट पुराना भी हो सकता है। नहीं मतलब कर लेते हैं वो तो, अगर नहीं हुई तो कर लेते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरा ख्याल है कि हमें पूरे साल की शायद चार्ज नहीं करनी चाहिए। अब हो अगर पता चल जाए एसेट पहले से पड़ा फिर ठीक है, वरना बेस्ड ऑन, एक सेकंड शायद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिगर बताइए एसेट है कितने का? 40 मिलियन डिवाइड बाय, पहले फाइनल करना, बाकी बहस कोई मसला नहीं। अब डिवाइड बाय यहाँ यूजफुल लाइफ है, यहाँ कोई शॉर्टर लॉन्गर नहीं है, कोई शॉर्टर लॉन्गर कुछ नहीं है, यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना। बाकी अब इंटू 6/12 अगर मैं कर रहा हूँ तो उसकी सोल रीजन शायद ये है कि हमें डेट ऑफ परचेज का पता नहीं, तो वी आर अज्यूमिंग कि शायद जब एसेट लिए, अनलेस हमें पता चल जाए कि एसेट पहले से उसके पास, ठीक है। 2 मिलियन अज्यूमिंग लिख लेते हैं जरा। एसेट परचेज ऑन, एसेट परचेज डेट है कोई? एसेट परचेज ऑन डेट ऑफ लीज, सेम डेट काइंडली दोबारा लिखते हैं। तो टेबल वाला नहीं बनना यार। प्रिंसिपल इंटरेस्ट की सेग्रीगेशन वो कहाँ होनी है अगर फाइनेंस लीज हो? जी सर, अब इस डेट पे एंट्री सुने पहले, बल्कि ये पता है इस दिन होना क्या, अनअर्न्ड इनकम बनना है। और वो कैसे बनना है? पिछली वर्किंग में चले जाए, पिछली वर्किंग में चला जाए।
इसका तरीका फाइनल करना जरा यार। रेंटल्स ने 3,1,525 और सही डिवाइड बाय बोल दें। कौन सा 6? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, लीज टर्म। अब लीज टर्म सेमी एनुअल है, 3 साल है लेकिन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या है? 6 का समझ आ जाएगा, 3 साल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट्स आपकी जो इनकम बनेगी सेमी एनुअल इनकम दैट इज 5254,167 का। नहीं एक मिनट जरा, एक मिनट, इसके जरा एंट्री का तरीका मैं जरा फाइनल कर लूं, मतलब अगर आप किस तरतीब से चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। सबसे पहला डिसीजन ये लें कि क्या इस अमाउंट से इनकम बननी है, तो इनकम होगी क्रेडिट 5254,167। अब ऊपर जाए जरा, जहाँ ये अनअर्न्ड इनकम अमाउंट आई थी, अब वो कम अमाउंट थी। सबसे पहले तो डेफिनेटली लायबिलिटी कन्वर्ट हुई इनकम में, लेकिन अप टू द व्हाट एक्सटेंट लायबिलिटी खत्म हुई? 5 मिलियन ही एडवांस में था, वो तो इनकम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या इनकम इज मोर देन द अमाउंट रिसीव? तो बैलेंसिंग पे रिसीवेबल हो रहा है। इसका जरा सीक्वेंस इस तरह से रख लें कि पहले इनकम का डिसीजन ले लें, इनकम लिख लें, उसके बाद मेरे फिगर समझ आ जाएंगे। तो अब ये 254,167 क्या बन जाएगा? रेंट रिसीवेबल। पिछले क्वेश्चन में तो इशू नहीं आया। जी एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? कौन सा साल एंड हो गया सर? नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ मिल गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब काइंडली सोचते रहे, करते रहे प्लीज। बल्कि एक है मेरे ख्याल एंट्री मुझे और करवा दें, उसके बाद फिर आप मेरे ख्याल यूज्ड टू हो जाएंगे। 1 जनवरी 10 वाले रेंटल की जरा एंट्री करवा दें। हाँ जी, कैश कितना डेबिट? रेंटल की अमाउंट सेकंड भी 5 मिलियन है। अब ये सारा अनअर्न्ड नहीं है, हमारा भी कुछ पिछला रिसीवेबल था, तो सबसे पहले रेंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय 254,167 और बैलेंसिंग फिगर अभी भी 47,45833। ये प्लीज समझ आई बात? इसके साथ क्या करूं, इनकम लिख दूं? इसके साथ इनकम लिखूं या अनअर्न्ड लिखूं? मिली एडवांस में अमाउंट है, लेकिन कुछ पिछला भी रिसीवेबल था हमारा, अनअर्न्ड रेंटल इनकम, रेंट इनकम। चलिए आप 31 दिसंबर 10 तक गए, सोचते सोचते वहां पहुंच जाए। डेप्रिसिएशन तो मेरे ख्याल अभी एंड पे चार्ज करेंगे। अगर मंथली रेंटल्स हो जाए या क्वार्टरली हो जाए तो डेप्रिसिएशन शायद पूरे साल के एंड पे। पिछले साल में 6 महीने बाद क्यों रुक गए? वो ईयर एंड आ गया, लेकिन यहाँ 30 जून 10 पे आपको क्यों रुकना? जो रिसीव हुआ है वो फिर अर्न हो जाना है। अगर ये मंथली होता फिर आपको मंथली रुकना पड़ना था, एनुअल होता तो एनुअली। अब 6 महीने बाद इनकम में कन्वर्ट होते ना इसमें, होता जाना सर। तो रेंट इनकम क्रेडिट on straight line basis 5254,167 unearned rental income debit 4545,4745
833। ये ठीक है प्लीज? ये डेट मेरी समझ आती है, मैं इस डेट पे क्यों रुक गया? 30 जून पे क्यों रुक गया हूँ सर? ये रेंट आ गया, ये रेंट आ गया, क्या हुआ? लीज का पीरियड खत्म हो गया ना, सेमी एनुअल पीरियड कंप्लीट हो गया। करवाएं दे बैलेंस 508334, क्या बनेगा? रेंट रिसीव। अब कैश भी बदल जाना 1 जुलाई पे, कंसंट्रेट करेंगे। कैश डेबिट 5250, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट साथ साथ हिसाब का रखना 508334, बनता है कुछ अन रेंटल इनकम क्रेडिट 474166। नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना प्लीज? क्या हो रहा है? अगर इनकम ज्यादा है रिसीवेबल हो जाएगा, इनकम कम है तो अनअर्न्ड हो जाएगा। ठीक, पैसे नहीं मिले तो रिसीवेबल है, पैसे मिल गए हैं तो कमाई नहीं है तो अनअर्न्ड था। फाइनल करवा दें सर 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कैसे? नहीं 4 मिलियन हो गया। 40 मिलियन डिवाइड बाय 10, 4 मिलियन। इनकम बनानी फाइनली, रेंट इनकम क्रेडिट 5254167, and rent debit and rent debit 47416667. Balancing receivable is 512501। ठीक है सर? चलो मेरे ख्याल काफी अब आइडिया हो गया ना प्लीज, आगे क्या होगा? डिस्क्लोज बनवाएं।
जी सर, स्केड्यूल वगैरह तो इंशाल्लाह बना लेंगे, मुझे मेजॉरिटी एनालिसिस बनवा दें। फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 9 बनवा दें, फिर 10 बनाइएगा। ये जरा काइंडली वापस चले जाएं वही जहाँ पे अपने रेंटर्स की कैलकुलेशन की हुई। थोड़ा सीरियस लीजिएगा जरा, मैं काम जरा इतना सिंपल भी नहीं चाहिए। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्काउंटेड लीज पेमेंट। जी सर, लेस देन 1 ईयर लिखने से पहले ये सोचना हम किस डेट पे खड़े हैं। 31 दिसंबर 9, तो 31 दिसंबर 10 में जो रेंटल है वो लेस देन 1 ईयर होंगे। अगला रेंटल नहीं, अगले साल में। तो 10 में कौन कौन सा रेंटल है? एक 5 मिलियन है 1 जनवरी पे, और 1 जुलाई वाला रेंटल फिर चेंज हो गया, तो 2010 वाले दो रेंटल इकट्ठे हो गए, 10.25 मिलियन। आगे चलो, 1 to 2 years, 1 to 2 years में कौन से रेंटल, कौन से साल वाले? 11 वाले दो 5.25 मिलियन एंड 5.51 to 5.5 भी शायद, 5.5125 ये प्लीज क्लियर है, मैं किन्हें प्लस कर रहा हूँ? 10, 11, अभी एक और भी है शायद 2 to 3 years में। 12 का स्टार्ट जो है 10, 11, 12, अब इसमें एक ही है शायद 55 1 to 5 00। तो जिस डेट पे आप खड़े हैं उससे ऑनवर्ड्स जाना है, लेकिन ऑनवर्ड्स मींस नेक्स्ट 1 ईयर, फिर आफ्टर 1 ईयर एंड सो ऑन। ओके जी प्लीज। हाँ जी, 26.5 to 5 हो जाएगा। आप लोग 11 का बना, सॉरी 10 का। एक जरा रिवाइज डिस्क्लोजर बनाएगा, 2010 के एंड पे खड़े हो तो बना ले नहीं, लास्ट 2 नहीं है, बना ले 31 नंबर 10। ये जरा थोड़ी देर इसी में 26.5 to 5। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। 11 वाले जो दो रेंटल है वो आएंगे लेस देन 1 ईयर में, तो वही फिर टोटल शायद वही 10762 वाला, और 1 to 2 years में, और 12 वाला रेंटल 5512 16.275 मिलियन। एक नरेटिव लाइन लिखें जरा, लगा लें 1 मिनट। The company entered into a
ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट, अब यहाँ रेट तो कोई नहीं होगा, रेंटल्स आर receivable in advance, semi-annually, amounting to rupees 5 million with an annual increase of 5%. Lease term is 3 years. इकट्ठे प्लीज, पेज 310 पे आ जाओ, पेज बल्कि उसी पे आओ। ये सर नेक्स्ट हेडिंग आ गई है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, नोट कर ली। यहां तक अभी हमने लीज में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने, अगर वहां से शुरू करें जहां से शुरू किया था, सबसे पहले हमने लेसी की बुक्स में काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लीज पढ़ा। लेसी ने हर लीज को राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट करके रिकॉर्ड करना है, अनलेस शॉर्ट टर्म लीज हो जाए या लो वैल्यू एसेट लीज हो जाए। इन दैट केस लेसी अगर चाहे तो रेंटल्स को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एक्सपेंस बना सकते हैं, लेकिन वो भी चॉइस है। फिर हम आगे के लेसर की काउंटिंग अगर होनी है तो लीजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में फिर हमने ये पढ़ा था कि उसमें भी लेसर की 2 टाइप्स हो जाती हैं। कौन कौन सी? सिंपल लेसर जो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम कमाता है, और डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर अगर है तो नॉर्मल प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है। फिर उसके बाद फाइनली आगे थे हम ऑपरेटिंग लीज पर। अब जरा यही बहस जरा एक और तरफ थोड़ी सी ले जाए। हेडिंग आ गई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। पढ़ें जी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, पेन रखना आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें। Initial direct cost means incremental cost. Incremental means avoidable means additional. एक ऐसी कॉस्ट जो लीज एग्रीमेंट की वजह से इंकर हुई है, और अगर लीज एग्रीमेंट ना होता तो इसने इंकर नहीं होना था। इंक्रीमेंटल इजाफी एडिशनल कॉस्ट। जैसे सॉरी नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो है जो इंक्रीमेंटल है, यानी कि इसने ये वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है लीज से रिलेटेड जो इसलिए हुई है क्योंकि लीज एग्रीमेंट हुआ है, और इन अदर वर्ड्स अगर लीज एग्रीमेंट ना होता तो इस खर्चे ने बच जाना था। ठीक है, मतलब लेकिन इंक्रीमेंटल मीन्स बता रहा हूँ। तो है किस चीज की कॉस्ट? ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज that would not have been incurred if the lease contract is, in other words that has been incurred because of the lease contract. तो नहीं इंकर होनी थी अगर लीज ना होती, या जो इंकर इसलिए हुई है क्योंकि लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो एक बार बोलने रखे यार डेफिनेशन। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज, अब फॉर एग्जांपल इसमें अब थोड़ा सा ब्रॉडर विजन रखते जरा, कंपनीज को ध्यान में रख के, एक आम सिंपल लेसी नहीं, कंपनीज अगर एग्रीमेंट करेंगी तो डेफिनेटली एनालिसिस किया जाएगा कि हमें लीज सूट करती है या लोन सूट करता है, ये सारी वर्किंग्स होंगी। फिर आपने अगर रेगुलरली एसेट्स लीज करवाने हैं तो उसी तरह जिस तरह सेल परचेज में कोई कमीशन एजेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ भी आप जरा पढ़े।
इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। कमीशंस, किसने किसको कमीशन दिया? लेसी ने लेसर को? नहीं, इस तरह की बात नहीं हो रही है, इस तरह की बात नहीं, जरा अलग रखना जरा। एक लेसी भी है, एक लेसर भी है। हो सकता है लेसी की अपनी कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर हुई हो और लेसर की कोई अपनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर हुई हो। ये कोई आपस में नहीं देनी, आपस में तो रेंटल देने, डाउन पेमेंट्स करनी है। तो लेसी ने फॉर एग्जांपल अगर कोई लीज करवाई है तो उसे किसी ने कहा है कि मैं हेल्प कर देता हूँ आपका बैंक से एग्रीमेंट करवाने के लिए, लेकिन मैं कमीशन लूंगा। और इसी तरह जो लेसर है उसने कहा मैं बंदा ढूंढ देता हूँ, मेरे नॉलेज में है एक लेसी है, मैं जानता हूँ, तो लेकिन मैं उसको आप तक लाने के अपने पैसे लूंगा। तो ये किस किस का भी हो, किसका भी हो सकता है और किसका भी हो सकता है। इसी तरह कोई लीगल फीस है, ये फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे स्टाम्प पेपर्स होते हैं, उनके खर्चे भी होंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग द लीज टर्म को लीगल एडवाइजर रखा जा सकता है। आपको नहीं पता टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो लॉयर हायर कर लेंगे आप कि हमारा जो बैंक के साथ एग्रीमेंट है उसमें जरा देख लें कि टर्म्स एंड कंडीशंस कोई ऐसी तो नहीं जो बाद में हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। एंड सिमिलरली लेसर भी रख सकता है कि सही तरह से निगोशिएशन हो जाए। तो अगर लेसर या लेसी ने कोई लीगल एडवाइजर रखा तो उसकी फीस भी शायद इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द लीज कॉन्ट्रैक्ट होगी। फिर कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेक्ट्रल, कोलेक्ट्रल किसे कहते हैं? सिक्योरिटी, नहीं इकट्ठा नहीं है, कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए वर्ड है। नॉर्मल तो सिचुएशन यही है कि लीज्ड एसेट जो होता है, कोई मशीनरी है, कोई व्हीकल है, कोई भी लीज्ड एसेट है, वो किसके नाम होता है? लीज टर्म में किसके नाम होता है? लेसर ही के नाम होता है, तो वही इटसेल्फ सिक्योरिटी होता है। लेकिन समटाइम्स लेसर ये भी डिमांड कर सकता है कि मुझे कोई एक्स्ट्रा एसेट भी सिक्योरिटी के तौर पे दें, तो वो कोलेक्टर उसे बोलता है। तो फिर अब वो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखवाना पड़ता है कि ये जो एसेट है हमने बैंक के पास एज सिक्योरिटी रखा हुआ है, तो वो भी एक लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो गवर्नमेंट फिर उसके भी चार्जेस ले सकती है। तो उसे क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेट्रल मींस सिक्योरिटी। नॉर्मल सिचुएशन बहरहाल क्या है कि लीज्ड एसेट इटसेल्फ सिक्योरिटी होता है। इसका क्या मतलब है इटसेल्फ सिक्योरिटी होता है? होता ही बैंक के नाम है, होता ही बैंक के नाम है, लेकिन बैंक अगर ज्यादा अपने आप को सिक्योर करना चाहता है तो समटाइम्स आपसे ये भी कह सकता है कि अपना कोई ओन्ड एसेट भी मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पर रखवाएं। अब इट डजंट रियली मींस कि वो एसेट लेसर के पास चला जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कम से कम लिखा होगा कि ये सिक्योरिटी पे है, और देयरफॉर अगर लेसी ने कभी डिफॉल्ट किया तो फिर बैंक इसे बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है। तो ये भी अब फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अटेस्टेशन वगैरह भी करवानी पड़ती है, तो उसकी कोई कॉस्ट लिखी हुई है। ठीक है, समझ आ रही? इस तरह लिखा पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट टू ऑब्टेन द लीज। अब ये भी शायद आपने कभी इस तरह की चीज सुनी है टैक्स वगैरह में। समटाइम्स क्या हो सकता है, कोई एग्जिस्टिंग टेनेंट है, वो कोई बिल्डिंग यूज कर रहा है, आपका भी इरादा बन गया कि उस बिल्डिंग को आप इस्तेमाल करें, तो एग्जिस्टिंग टेनेंट ने आपसे फॉर एग्जांपल को पैसे डिमांड किए हैं कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ लेकिन मुझे इतनी पेमेंट करें। तो अगर फॉर एग्जांपल वो आपने पेमेंट की है, आपको वो जगह बड़ी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है इस जगह पे अगर बिजनेस होगा तो फ्लरिश कर जाएगा, तेजी से फैल जाएगा, तो एग्जिस्टिंग टेनेंट को अगर आपने पैसे दिए हैं तो वेकेट द प्रॉपर्टी, ऐसे ही लिखा हुआ। तो ये भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो कौन कौन से एग्जांपल्स लिखे हुए? कमीशन, लीगल फीस, कॉस्ट ऑफ नेगोशिएटिंग लीज टर्म्स, अरेंजिंग कोलेटरल, पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स, ये सारे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती हैं अगर ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द लीज हो। अब हमने करना क्या है, पहले तो ये क्लियर करना है क्या ये एक्सपेंस ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसी का भी हो सकता है और लेसर का भी हो सकता है। तो लेसी का अगर हुआ तो वो अपना ट्रीटमेंट करेगा, लेसर का अगर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का खर्चा हुआ तो वो अलग ट्रीटमेंट करेगा। तो इनको अलग अलग जरा ध्यान में रखना। तो अब हमने यही डिस्कस करना है कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की काउंटिंग लेसी कैसे करेगा और लेसर कैसे करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। और अब हम जो डिस्कशन करेंगे इसमें एक बड़ी अच्छी सी रिवीजन भी सॉर्ट ऑफ हो जाएगी। ये जो सब कुछ हम पढ़ते रहे उसी में डिफरेंट सिनेरियोज में लेसी लेसर ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो आए फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसकी तरफ चले गए? लेसी की कोई इनिशियल डबल एंट्री पता है आपको? इसमें सर ये कैपिटलाइजेशन की स्टोरी है, एक इसमें कैपिटलाइजेशन होनी है अगर एसेट हो तो। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मींस इनिशियली प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन केस ऑफ लेसी। इसे क्या करेंगे पढ़े जरा। आईडीसी इज एडेड टू द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। आपने एक डबल एंट्री की होगी राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये एंट्री किस अमाउंट से होती है?
प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट, और अगर फॉर एग्जांपल कोई आईडीसी का खर्चा हुआ है तो वो भी राइट ऑफ यूज एसेट में डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। ये पैसे अगर पेबल होंगे भी तो लेसर को नहीं देने आपको, ये किसको देने हैं? कोई कमीशन एजेंट होगा, कोई लीगल एडवाइजर होगा, कोई वो टेनेंट होगा जो पहले प्रॉपर्टी वेकेट नहीं कर रहा था, उसको पैसे आपने दिए। ये एंट्रीज लिखने दो। तो क्या ये खर्चा एक्सपेंस आउट नहीं होगा? कभी भी नहीं होगा, इनिशियली कैपिटलाइज हो गया। हाँ जी, ओवर द लीज टर्म हो रहा है, मतलब इसे राइट ऑफ यूज एसेट में प्लस कर दिया। बाकी अब जब राइट ऑफ यूज एसेट डिप्रिशिएट आप करेंगे तो अकॉर्डिंगली फिर ये अमाउंट भी इसमें शामिल होगी और अकॉर्डिंगली एक्सपेंस आउट होगी, रादर देन रिकॉग्नाइजिंग इट एज एन एक्सपेंस इन द ईयर इन व्हिच इट इज इंकर्ड। इनिशियली इट इज कैपिटलाइज्ड और देन जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो, अगर एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो तो यूजफुल लाइफ का बेस बनाएंगे, और अगर नहीं होनी तो सर शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। ऐसा प्लीज क्या होगी? जब भी कभी बाय डिफॉल्ट वर्ड आएगा ना लेसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो यही ज़हन में आना चाहिए। क्या लेसी शॉर्ट टर्म लीज और ग्लोबल एसेट लीज भी बना सकता है? तो वो आते हैं उसमें। बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ द लीज ऑफ लेसी? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, आते हैं उसमें। ऐसा ऐसा आता है। एक इलस्ट्रेशन देखें छोटी सी, एक असल में ऊपर डेफिनेशन में इंक्रीमेंटल वर्ड आया था, उसको भी जरा एग्जांपल में देखा। ABC Limited paid 30,000 to a legal advisor to review and advise on the lease agreement of a plant leased by SRT Limited. किसने पे किया सर? ABC ने पे किया। 30,000 किसको दिए? किस लिए दिया है? Is it an initial direct cost? Procurement manager of ABC Limited कौन होता है? प्रोक्योरमेंट मैनेजर, ये परचेज मैनेजर, प्रोक्योरमेंट परचेज की वर्ड। अगर कोई चीज आप खरीदते हैं उसे प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं। परचेज मैनेजर remained involved in for a month for negotiating the lease whose monthly salary is 1,50,000। ये सब लोगों ने या कॉस्ट पढ़ी होगी या पढ़ रहे होंगे। इंक्रीमेंटल वर्ड आ गया सामने, तो बताएं कि 30,000 इंक्रीमेंटल है तो 150 भी इंक्रीमेंटल है, और सर पूरा महीना इन्वॉल्व रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ही बता दें, वैसे तो नहीं, यहाँ तो मसला बन गया। नहीं, क्या ये खर्चा नहीं है? अगर वो निगोशिएशन ना करता मंथली सैलरी दे रहे, तो it would have been incurred whether or not lease agreement will be finalized and negotiated or not। तो इसके साथ लिखना इंक्रीमेंटल नहीं है, तो ये सैलरी कहाँ जाएगी? नॉट इंक्रीमेंटल। तो नीचे जरा देखें एंट्री कितने से हुई है और क्या हुई है? कितने से? सिर्फ इंक्रीमेंटल से। क्लियर? बाकी एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। व्हाट इज द न्यू थिंग? अगर फॉर एग्जांपल कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाए तो व्हाट विल बी द डबल एंट्री? और बस ये एसेट में प्लस हो जाएगी, डेप्रिसिएशन चार्ज करते बस इसका अपने डिसीजन। अगर ये कैश पेबल भी हो 30,000 तो इट हैज नथिंग टू डू विद एनी टेबल, वो लीज लायबिलिटी से शुरू होगा। इसलिए मैंने हमेशा आपसे कहा लीज लायबिलिटी और लीज रिसीवेबल, तब ये इकट्ठे होकर सवाल आने लगे। पहले ये छोटी सी बात और बीच में फाइनल कर लें। देन आ गया हूं मैं, अब ये मिक्स सॉर्ट ऑफ है। अब इस वक्त मैं आ गया हूं लेसर पे। किस चीज का ट्रीटमेंट डिस्कस हो रहा है? आईडीसी का। आईडीसी में कहाँ आ गया हूं? अगर लेसर ने कोई आईडीसी पे की हो और लेसर ने ऑपरेटिंग लीज बन गई, लेसर की ऑपरेटिंग लीज अगर बन गई, बन सकती है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट। आगे पढ़ने से पहले बताएं, लेसर की बुक्स में अगर ऑपरेटिंग लीज है, एसेट आ रहा होगा, तो शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। once again capitalize हो जाएगी। shall be added to the amount of asset and then recognize as an expense over the lease term। अब लेकिन ये वर्ड जरा
लीज टर्म है, क्या ये हो सकता है लीज टर्म और यूजफुल लाइफ डिफरेंट हो? लेसर डेप्रिशिएट करेगा एसेट को यूजफुल लाइफ पे, ऐसे ही है अभी किया हमने ऑपरेटिंग लीज में, लेकिन ये अमाउंट जो ऐड हो जाएगी ये कैपिटलाइज तो हो रही है, लेकिन इसे आपने लीज टर्म पे एक्सपेंस आउट करना। कैसे करना एग्जांपल देखें। The company at which you are employed as a finance manager entered into following operating lease agreement as a lessor to lease an item of property, plant, equipment. Commencement date, cost of machine, useful life, asset purchased on, lease installments in arrears. अभी दो क्वेश्चंस हो गए, तो पहले एडवांस के एरियर्स में भी देखिएगा और सर 31 दिसंबर 6, 7, 8 unequal rentals हैं। Initial rate cost of lesser 3000 paid in cash। रिक्वायरमेंट ए पहले कर लें फिर बी की एंट्रीज करते हैं। कैलकुलेट द रेंटल इनकम फॉर ईच ईयर, वो तो गिवन है। अब डेफिनेटली ये यकीनन हमें अगर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कोई ऑपरेटिंग लीज का डिसीजन लेना है, लेकिन यहाँ पे उसने बता दिए कि फॉलोइंग ऑपरेटिंग लीज। वैसे अगर जल्दी से वैसे ही सोच लें, एनी इंफॉर्मेशन ऑफ परचेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, परचेज ऑप्शन, लीज टर्म का मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, what is the lease term, the useful life 10 years, 30% बनता है। प्रेजेंट वैल्यू की स्टोरी फाइनल करें, कैलकुलेटर पकड़ें। रेंटल्स प्लस करें 151,170। डिस्काउंट रेट होना है, जरूरत ही नहीं है। 151 कितना आंसर है? 170 ऑलरेडी 15% है, so there is no need of any further working. Present value of lease payments is not substantially equal to fair value, and there is no information of specialized asset. ये रेंटल्स का सम करना है, नहीं कर लिख लें आप, मतलब सम करके लिख लें, सॉरी सम किया हुआ आपने, लिख लें 151,170 रेंटल्स का सम लिख लें। अब रिक्वायरमेंट ए का मीनिंग बताएं, क्या करें? 151,170 divided by 3 installments, 50,390 is the amount of income per year. Rental income for each year. Assumed it? Yes, sir. जनरल एंट्रीज करवाएं पहले साल 31 दिसंबर 6 लिख के शुरू करें आप। एसेट की परचेज की इंफॉर्मेशन भी है जी। यस सर। एसेट का नाम है मशीन, हाँ जी मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन डेबिट, ठीक है, कैश पेबल कितने से? 1 मिलियन। अलग रखना, इकट्ठा नहीं करना। 1 मिलियन। Is it a operating lease? Yes sir. Any IDC involved? Yes sir. अभी IDC का खर्चा शुरू में हो रहा होगा या एंड में? शुरू में सर। तो शुरू में जेन में लाना, ऊपर लिखना जरा एक डेट के साथ, ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज लेसर है, therefore IDC is capitalized, डबल एंट्री, मशीन डेबिट, कैश पेबल, हाँ पे हो गया, ठीक था।
अब ये बिल्कुल उस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा बचपन से बनाए F1। अगर एक एसेट के एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं और उनकी लाइफ डिफरेंट है, तो फिर उनकी डेप्रिसिएशन आप अलग अलग चार्ज करते हैं। अब यकीनन कैपिटलाइज हमने कर लिया है। याद आ रही है वो प्लांट है, मतलब एयरक्राफ्ट था शायद, एयरक्राफ्ट होता था, इंजन है, फिटिंग्स है वगैरह वगैरह है। एक शिप भी थी बड़ी बड़ी सी, बैठ को भी याद आ गया। ठीक है, मतलब सीधी सी बात। तो जब ये 1 मिलियन मशीन है, ये तो यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट होनी है, लेकिन जो 3000 जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन बस इनको अलग करेंगे। लेकिन अब बीच में रेंटल्स इन्वॉल्व करें। डेट नेक्स्ट पे डेट बता, नहीं एडवांस में नहीं अभी। ये एंड पे अगर रेंटल है, रिसीव भी एंड पे हो रहा, तो फिर अब अनअर्न तो ना हो जी। ठीक है जी, स्पुटनिक माशाल्लाह याद आ गया। 31 दिसंबर 6 रेंटल अब एरियर्स में रिसीव हो रहा है। सुने जरा एक मिनट, एंट्री कैश और बैंक डेबिट बाय अमाउंट बताएं, छोड़ दे लिखना। पैसे मिलेंगे 54270। अर्न कितने होंगे? स्टेट लाइन बेसिस पे रेंटल इनकम है 50390। क्या ज्यादा मिल गए हैं? बाकी एडवांस है, फिर रिसीव ज्यादा हो गया, अनअर्न्ड है। लेकिन साल के शुरू में नहीं मिला ये, तो अगर एंड पे मिला है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये कम मिला होता तो रिसीवेबल और एडवांस से गेम चलती रहनी। ठीक है, तो अनअर्न्ड कितना बनेगा? 388। देखिए जी सर, 31 नंबर 6 डेप्रिसिएशन की स्टोरी सुने। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए 1 मिलियन डिवाइड बाय 10 अलग करेंगे, प्लस 3000 डिवाइड बाय 3 अलग करेंगे। तो लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। दोबारा पढ़ने जरा सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस 310 पेज पे। Initial direct cost should be added to the amount of asset and recognized as an expense over the lease term. अमाउंट इकट्ठी आ रहेगी, सिर्फ बेस डिफरेंट है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट 101,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नहीं मेरे ख्याल ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा वैसे? कैश वाली एंट्री चले वैसे ही बोल लेते हैं। कैश डेबिट कितना होगा? 67260। रेंटल इनकम ये फिर अनअर्न्ड बन जाएगा, ये अनअर्न्ड फर्दर बढ़ जाएगा और एक ही दफा मेरा ख्याल खत्म होगा 8 में जाकर। 8 में फिर कैश कम है और इनकम 50,000 है, तो डिफरेंस मेरा ख्याल बन जाएगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन बारे? आगे आ जाए सर, पेज नंबर 311 के एंड पे। अब हम आते ही थक गए हैं सर, अब तो बस करें सर। देन सर इसके फौरन बाद जहाँ ये एंट्रीज लिखी हुई है पेज के एंड पे, 11 के एंड पे एक हेडिंग से ऊपर एक एरो पड़ा है, लेसी अगर है, नहीं इसके ऊपर एक लेसी है, ये थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करना है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट हो गया। एक लेसी का नॉर्मल लीज में, लेसर का ऑपरेटिंग लीज में, लेसी अगर है और शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट लीज है, तो फिर एसेट रिकॉर्ड होगा।
तो फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, एसेट भी नहीं होगा, राइट ऑफ यूज एसेट होगा, लीज लायबिलिटी क्रेडिट सिर्फ रेंटर्स ने एक्सपेंस बनना है, तो फिर आईडीसी भी एक्सपेंस आउट ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक लेस ही फाइनल हो गया शायद। और लेसर का क्या डिसाइड हो गया, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो फाइनली हमारी बहस रह गई, अगर लेसर है और फाइनेंस लीज है, लेकिन पहले सिंपल लेसर फिर आगे मैन्युफैक्चर डीलर लेसर। अब ये जो बेटा यहाँ लिखा हुआ है, जो इसके बाद एक इंग्लिश में पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को एज इट इज अगर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो फिर तो हम तकरीबन कुछ नामुमकिन सिचुएशन में चले जाएंगे। आइए पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लें पेज नंबर 312 पर, फिर आते हैं वापस कि ये इंग्लिश में फिर क्या लिख दिया। हम इस वक्त पढ़ने लगे हैं ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी इन द बुक्स ऑफ लेसर इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। लेसी नहीं लेसर, ऑपरेटिंग नहीं फाइनेंस लीज, और लेसर भी कौन सा वाला, सिंपल। इसी डिस्कशन में पेज नंबर 312 के स्टार्ट से थोड़ा सा नीचे एक हेडिंग ढूंढना था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। एक वर्ड आता था इम्प्लिसिट, आता जा रहा था आता जा रहा था आता जा रहा था, उसके बारे में मैं शायद कहता जा रहा था कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो इस डिस्कशन में अभी मैं करूंगा आपके सामने दो चीजें इकट्ठी आ रही हैं, एक इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट की भी स्टोरी, और नंबर 2 ये जो आईडीसी है इसका ट्रीटमेंट भी फाइनेंस लीज में आ रहा है। तो ये कैसे सब कुछ होगा, आप लोग इस तरह करें, आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज वाली हेडिंग में आते हैं, इकट्ठे। और एक सेकंड के लिए कैंडी आईडीसी ध्यान से निकाल। सबसे पहले नीचे एक सेंटेंस पढ़ दो, एज पर IFRS 16 द स्टैंडर्ड ऑफ लीज, calculation of the rate is the responsibility of the lessor। ये जो लीज का रेट है ये कैलकुलेट करना जिम्मेदारी किसकी लगाई हुई है, फिर लेसी ने क्या करना है वो इंशाल्लाह मेरे पे छोड़े, वो बाद में बात करें। इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेसर की। अब इसी हेडिंग में वापस जाए जरा, एक वर्ड लिखा हुआ इम्प्लिसिट, ये क्या होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट अपीरेंट, इम्प्लिसिट होता है जो छुपी हुई चीज है। तभी आप जरा आगे देखिएगा, रेट अभी छुपा होगा और इंशाल्लाह बाहर निकला है। नहीं जीरो मार्कअप नहीं, इम्प्लिसिट है लेकिन अपीरेंट नहीं है, नजर नहीं आ रहा, एक्सप्लिसिट नहीं पतली लाइन वो नहीं, ये होती नहीं है, ये वो भी, ये उस लाइन से पहले लेसर को कैसे पता चलता है, वो तो एंड में लिखा ना, स्टार सा बना होता, स्टार में लिखा, असल चीज स्टार में लिखी होती है, ये जो है इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करना, ऊपर लिखा 10%, आगे शायद लिखा होता छोटा सा मल्टीप्लाई बाय 3, वो तो पहले तो इशू है, लेकिन वो नहीं, वो तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये है कि लेसर को भी पहले नजर नहीं आ रहा था, फिर अचानक उसके सामने, अचानक तो नहीं है, कैलकुलेशन पे सामने आता है, जिसमें आपके सामने भी कैलकुलेटर पे आ जाए, तो ये फिगर्स के अंदर होता है और फिर हम फिगर से बाहर उसे निकाल लें। एक्सप्लिसिट होता है अपीरेंट, जिस तरह चले शायद हेल्पफुल हो जाए, समटाइम डैडी अपने गुस्से का इजहार जरा एक्सप्लिसिटली कर देते हैं, आवाजें आती हैं, लेकिन कभी कभी उनका देखना ही शायद बता रहा होता है कि गेम ऑन है, गुस्से से वो यूं ही देखते हैं, तो उसका मतलब होता है इम्प्लिसिटली वो बता रहे होते हैं कि वो बैच सही जा रहा है, नहीं मतलब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ठाठा ठाठा क्या चीज है। So as per the requirements of IFRS 16, calculation of rate is the responsibility of the lessor। अब लेसर ये रेट फिर निकालता कैसे, रेट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या लिखी हुई इक्वेशन, फेयर वैल्यू बोलना सर, प्लस आईडीसी ऑफ लेसर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआर। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। आप इस रजिस्टर खोलें जरा, यहाँ से ऑनवर्ड जो कुछ बहस है जरा लिख के करें, एक फार्मूला जरा देख के लिखें। तो खास मुश्किल चीज नहीं है, नहीं है इसलिए जरा थोड़ा सा शायद कॉन्शियसली मैं चल रहा हूँ। एफ वी स्टैंड फॉर क्या है, आईडीसी मैंने क्या लिख दिया ऑफ लेसर, डेफिनेटली अगर लेसर की वर्किंग कर रहे हैं तो लेसर की अगर कोई आईडीसी है वो प्लस हो जाएगी, और इज इक्वल टू एक इक्वेशन सॉल्व करेगा, सॉर्ट ऑफ लेसर एक इक्वेशन सॉल्व करेगा रेंटल, सॉरी
इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए। लेसर एक इक्वेशन सॉल्व करेगा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट इज दैट इक्वेशन? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरबी। अब इट इज रिक्वायर्ड कि जहां कुछ बातें होंगी आपका पिछला नॉलेज सही रिवाइज हो। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरबी से कुछ और समझ में आता है? ये नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला शायद। अब नीचे जो डाटा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का, उसको जरा बेस बना लेते हैं। इस इक्वेशन में वो डाटा प्लेस करेंगे। व्हाट इज फेयर वैल्यू? 50,000। ढूंढने कोई आईडीसी ऑफ लेसर, ऊपर नीचे आगे 2000 तो यूजीआरबी लिखा हुआ है, अनगारंटीड एनुअल वैल्यू, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स लिखी हुई है, लीज टर्म लिखी हुई है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसर 3000 बताई हुई है। ठीक है, अब इज इक्वल टू में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स का डाटा ढूंढना जरा। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू तो बाद में बहस करेंगे, पहले डाउन पेमेंट होती है 10,000। क्या 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू भी वही होगी? प्लस 15,000 के कितने रेंटल होंगे? एरियर्स में है सर? एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा। ये सब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। 1 माइनस इंटरेस्ट रेट होना है, वही नहीं है, वही जिसे हम यूज टू है वो नहीं है। -3 पता है, डिवाइड बाय आई है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरबी में आ रहे हैं। है कोई यूआरबी? यूआरबी नहीं है, अगर होती तो लीज पेमेंट्स के अंदर होती। यहाँ तक प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स कंप्लीट है, और फाइनली 2000 into 1 प्लस आई मिसिंग है, -3 है लीज टर्म क्रेडिट। बना ली क्वेश्चन। जी ठीक है जी। अब यहाँ मेरा ख्याल है कि सबको कुछ QM याद आ गया होगा। क्या मिसिंग है? आई मिसिंग है। ऑनलाइन स्टूडेंट जरा इक्वेशन को अगर सॉल्व करके, बल्कि इसको सॉल्व करने से एक मिनट पहले ना ये थोड़ा सा लॉजिकली क्लियर करना जरा बात पे। एक सेकंड, बात लिखनी, फिगर्स लिखनी है सर, इक्वेशन लिख ली है, बस हो गया, एक सेकंड जरा जज्बाती हो रहे हैं। पहले जरा इम्प्लिसिट वर्ड जरा फाइनल कर लें। इम्प्लिसिट अब यही है इस वक्त इस इक्वेशन के अंदर है, बस उसे इम्प्लिसिट रेट को आपने एक्सप्लिसिट बनाना। तो मतलब इम्प्लिसिट नथिंग, बस छुपा होता है, ये फिर अपेरेंट हो जाता है। ठीक है, जो आप करने लगे हम उसे निकालने लगे छुपे हुए रेट को, इसलिए उसका नाम इम्प्लिसिट पड़ गया। तो उसको तो फर्दर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक चीज और सुन ले बिफोर यू कैलकुलेट, लॉजिकली एक सेकंड क्लियर करना है इससे पहले कि आप रेट की तरफ चले जाएं। एक इक्वेशन बनी हुई है, 50,000 क्या है, सोच के जरा बताइए। ये लेसर है, सिंपल लेसर है। सिंपल लेसर के केस में जरा एक दो पेजेस पीछे जाए जरा। फेयर वैल्यू कॉस्ट को कहते हैं, कॉस्ट को फेयर वैल्यू कहते हैं या सेल प्राइस को? ढूंढ ले जरा, कहाँ लिखा हुआ? पेज नंबर बता दो। हाँ जी, वो लिखा नहीं, समरी में भी और नीचे भी कहीं एक एंड में नोट लिखा हुआ था, 3 पॉइंट से इकट्ठे बने हुए थे। fair value is cost in case of simple lesser and fair value sale price in case of dealer manufacturer lesser। तभी हम सिर्फ सिंपल लेसर पढ़ रहे हैं। तो वापस आ जाए, क्या लेसर ने 50,000 का एसेट खरीदा होगा? सर ये खरीदा होगा सर, और क्या 3,000 उसका और भी खर्चा हो गया? तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है लेसर की 53,000। तो अब लेसर एक सेकंड बने जरा, कम से कम 53,000 तो आपने आज लेना ही है। टोटल खर्चा आपका 53,000 हुआ, तो इतना तो कम से कम आप एज ए लेसर लेंगे। लेकिन अगर पैसे टाइम बेसिस पे लेंगे, टाइम या इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, तो क्या फिर उसमें इंटरेस्ट भी होगा? कैलकुलेटर उठाएं जरा,
लीज पेमेंट्स बताएं स्टोरी में, बल्कि सॉरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इस स्टोरी की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? लीज पेमेंट्स प्लस यूआरवी, लीज पेमेंट प्लस यूआरवी। 10,000 जमा 15,000 इंटू 3 जमा 2,000, ये कितना बनता है? इक्वेशन के राइट साइड पे 57,000 बनता है और लेफ्ट साइड पे 53 बनता है, तो 4,000 इंटरेस्ट है। लेकिन आप जरा दोबारा देखें इक्वेशन की राइट साइड, इक्वेशन की राइट साइड पे आप 57,000 नहीं लिख रहे, उस 57,000 की प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। तो वो रेट जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर देगा, वो रेट जो राइट साइड पे इस्तेमाल होकर, राइट है लेफ्ट है? राइट है आपका, वो रेट जो राइट साइड पे इक्वेशन को 53,000 की इक्वल कर देगा, वो रेट इम्प्लिसिट रेट कहलाता है। तो ठीक है, आप लोग वर्किंग करें, जरा एक सेंटेंस पहले लिखो। इम्प्लिसिट रेट विल बी दैट रेट, हाँ जी, IRR से बोलते हैं, IRR, बल्कि IFRS 9 अगर जहन में ला सकें, तो वहां भी एक इफेक्टिव रेट कैलकुलेट होता था, कूपन रेट, इफेक्टिव रेट, तो वो डेफिनेटली उसकी कैलकुलेशन मैंने उस वक्त नहीं करवाई थी, वहां वो कैलकुलेट हो सकती है इसी तरह, लेकिन वो उस तरह से बुक में अवेलेबल नहीं है। तो लीज में इम्प्लिसिट रेट अगर निकालना हो तो एक सेंटेंस जरा लिखें इसके नीचे इक्वेशन का। इम्प्लिसिट रेट विल बी दैट रेट implicit rate will be that rate इधर एक सेकंड तैयब को जरा देखना है। Implicit rate will be that rate which will equate this equation। ये सही है मेरा लफ्ज़, ऐसे ही बोलेंगे, दोनों साइड्स को इक्वल कर दो, इक्वेट ही कहेंगे, बराबर कर दो, which will equate this equation, मीन्स उसे राइट साइड पे एक ऐसा रेट लगाने से जिससे आंसर 53,000 आ जाए, किस साइड पे? राइट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो वो रेट क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट रेट। Implicit rate will be that rate which will equate this equation। कुछ हजम ना वर्ड से? अब इसका डेफिनेटली एक कैलकुलेटर के अलावा भी तरीका है, लेकिन अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा सबका तो मेरे ख्याल पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जरा सॉल्व करने क्या आंसर आ रहा है? जिनका 4.48 आ रहा है, जरा एक सेकंड, जरा ये आई की जगह 4.48 प्लेस करके देखें, आंसर आता है 53,000। अब कितने साहिबान ऐसे हैं जिनका 4.48 नहीं आ रहा, यानी कि मींस उनसे सॉल्व नहीं हो रहा? ये जरा साथ वाले से पूछो, एक मिनट। अच्छा, कैलकुलेटर का मसला, तो कैलकुलेटर किसी तरह जरा रीशफल करके जरा, नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर वो एक दूसरा वे भी है, लेकिन अगर तो कैलकुलेटर का इशू हो तो फिर रिजॉल्व किया जा सकता है। प्लीज साथ वाले से कहीं कैलकुलेटर ही अपना निकाल ले, या क्लास ही खत्म होगी, कैलकुलेटर याद है क्या? फिर ठीक जी, ऑनलाइन सर्च करने बता दें, सबको पता है ये 4.48 कैसे आ रहा है? जी आज इंशाल्लाह आप कहेंगे अप्रोक्सीमेटली आ गया है, असल में 4.48 नहीं है, ये गेम ऑन हुई भी थी, ये 4.48 रेट तो नहीं है, ये 4.4 आप पूरा लिखें या अप्रोक्सीमेटली कह दें। अब आपको ये भी यहाँ से पता चल जाएगा कि अक्सर हमारी वर्किंग्स में 1-2 रुपए का फर्क क्यों आ जाता था, 1, 2, 3, 4 रुपए का। उसकी वजह क्या है कि जो रेट है ये पूरा राउंड नहीं कर सकते हम, या पूरा अगर कैलकुलेटर पे आ रहा है तो हम उसमें से मैक्सिमम कोई 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स पे जाके उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। समझ आ रहा प्लीज? लेकिन मुझे सबसे पहले ये बता दें, 4.48 वाला आंसर आ गया या नहीं? जिन लोगों का नहीं आ रहा तो बता दो मुझे, टाइम तो लग जाएगा यार। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से खास तौर पूछ रहा हूँ यार, ये जो कैलकुलेटर पे रेट आई नहीं, कैलकुलेटर पे आता है, ये जरा वो तरीका जरा इनके साथ शेयर कर दें जरा उसको, आई जरा ग्रुप में शेयर कर दें। नहीं मतलब मैं सीरियस हूँ यार, ये ना हो कि मैं यहाँ कर नहीं रहे वहां रहने देंगे। खासतौर पर जो हजरात बहुत अरसे बाद मुझे देख रहे हैं,
और मैं भी उन्हें बहुत ही अरसे बाद बहुत सारा वक्त गुजर गया। नहीं मतलब क्लियर है प्लीज, आंसर बताइए। आई इज 4.48। बस 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 बस, व्हाट इज दिस 4.48? इम्प्लिसिट रेट है स्टोरी में, यही इंटरनल रेट भी है, यही इफेक्टिव रेट भी कह सकते हैं आप, तो अप्रोक्सीमेटली लिखें। ये तो एक रेट आ रहा है, लेकिन सर हम अपनी मर्जी का जो लेस लेना चाहते हैं। नहीं सर जी ऐसे नहीं है ना, आपने रेंटल्स डिसाइड करनी है तो आप अपनी मर्जी का रेट ही लेना चाहते हो। क्या रेंटल्स में इंटरेस्ट होता है सर? तो आप रेंटल्स बढ़ा लें, अगर आप रेंटल बढ़ा लेंगे तो अकॉर्डिंगली आंसर डिफरेंट नहीं आ जाएगा। तो आप जो भी लेना चाह रहे होंगे वो रेट ये है, रेंटल्स के अंदर इंटरेस्ट है, आपने रेंटल्स डिसाइड किए होंगे, रेंटल्स में इंटरेस्ट है, आप रेंटल्स में कितने % इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आप अगर रेंटल डिफरेंट लगेंगे तो डिफरेंट वर्किंग कर लेंगे। अच्छा इसमें इस वक्त आई मिसिंग था तो आई कैलकुलेट हो गया, क्या कोई भी फिगर अगर एक मिसिंग हो तो बहरहाल मेरी बात असल में पिछले पेज पे है, पेज नंबर 311 पे असल में हमने बहस शुरू करनी थी आईडीसी फाइनेंस लीज की, लेकिन उसी की वर्किंग में हमें जरा जरूरत थी कि हमें इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन भी समझ आ जाए, तो मेरी भी वो बात खत्म नहीं हो सकी, तो इंशाल्लाह ये बहस कल वहीं से शुरू करेंगे। अब आप लोगों के लिए 3 टेस्ट तैयार हुए हैं, कंसोलिडेशन, IAS 38, IFRS 9, लेकिन अब टाइम निकालना पड़ना है, कम से कम 2 जरूर दें इस हफ्ते, 2 38 मेरा ख्याल है 38 था, IFRS 9 था, नहीं आपकी चॉइस है, आप अपने 2-3 दिन का गैप रख लें, 2 इस वीक में दे दें, अगले वीक में दे दें, लेकिन साथ साथ लीज चलानी है, बस साथ लीज को देना टाइम। लेकिन आज आप बिल्कुल फ्री हैं FA2 के हवाले से, तो आज जरा कैंडी आप 2 क्वेश्चन लीज के, नहीं 2-2 हैं कंसोलिडेशन के, तो घंटा 2-2 घंटे निकालना है, ठीक है। तो साथ IAS 38 है मेरा ख्याल, आज या कल मैक्सिमम टाइम निकालें, कल नहीं बाइंड अप हो जाएगा, कल दे दें, दूसरा रख लें थर्सडे को, एक फिर अगले वीक में रख लीजिए। अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अभी शेयर कर दो, एक कर दो शेयर, नहीं आज कर दो शेयर, आज शेयर कर दें, जो लोग देना चाहें आज दे दें सर, नहीं आज जो आज देना चाह रहा है कि दे दें, तो अगर देना चाह रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स से रेडी हैं सारे, चेक भी करने थे, उसके बाद आ रहे थे 2-3 दिन तक ले जाएं। हाँ ठीक है, फिर वो कल, हाँ चेक करने ये अल्लाह हाफिज। कंसोलिडेशन साथ जरूर होगी, बाकी छोटे छोटे स्टैंडर्ड भी साथ है। अल्लाह हाफिज।